अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मॉर्निंग स्पॉट में आपको खुशामदीद कहेंगे और मैं आपका मेज़बान बिलाल खान। और आज बड़ी सारी बातें करनी है, बड़ी सारी ख़बरें हैं और बड़े जो है वो चेंजेस इस पूरे मुल्क के अंदर नज़र आ रहे हैं। लेकिन साथ साथ सबसे पहले चीज़ ये है कि ये शादियों का भी सीज़न आ चुका है। नवंबर और दिसंबर जो है बहुत सारे, वो कहते हैं ना हम के जोड़े जो हैं वो आसमानों पर बनते हैं और सिलते ज़मीनों पर हैं। तो वो सिलते नहीं हैं, वो मिलते ज़मीनों पर हैं। तो बेस्ट विशेज़ उन लोगों के लिए भी जो ज़िंदगी का आगाज़ करने जा रहे हैं और एक नई ज़िंदगी शुरू करने जा रहे हैं, और साथ साथ उन लोगों के लिए भी जो उनको नेक तमन्नाएँ देते हैं, जो उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं। और फिर दूसरी चीज़ मुल्क के अंदर एक ये होने जा रही है कि इस वक्त मौसम काफ़ी तब्दील होता चला जा रहा है। मौसम के अंदर बड़ी तेज़ी आ गई है। ठंड में बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बर्फ़बारी शुरू हो चुकी है, बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर शदीद गर्मी हुआ करती थी। आज से 1-1.5 महीना पहले हीट वेव होती थी, लेकिन अब मौसम के अंदर वो जो सुबह की धूप है वो आपको अच्छी लगने लगी है। तो सुबह सवेरे उठकर अब ये फ़ील होता है, एक तो ठंडे ठंडे पानी से नहाया नहीं जाता और फिर उसके बाद गाना गाया नहीं जाता, ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन धूप जो है ना वो बड़ी मज़ेदार हो गई है आजकल। सुबह की जब सुबह उठकर मैं आ रहा हूँ तो ये फ़ील कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं इंसान कोशिश कर रहा होता है कि अब धूप थोड़ी सी जिस्म को लग जाए और थोड़ी सी सिकाई हो जाए। तो सिकाई के लिए धूप अगर आपको चाहिए तो सुबह सवेरे आपको उठना पड़ेगा। और सुबह सवेरे उठने वाले लोगों को मैं बड़ा पसंद करता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि सुबह उठने वाले लोग बड़े कामयाब लोग होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा अमीर होंगे, बहुत ज़्यादा स्टेबल होंगे, लेकिन आपके पास एक सबसे बड़ी दौलत होगी, जो दौलत दुनिया के अंदर पैसे से भी नहीं ख़रीदी जाती। कुछ लोग इस पर डिबेट करते हैं कि पैसे से हम ये दौलत, ये वाली ये जो ख़ास किस्म की चीज़ है ना, ख़रीद सकते हैं। आपके पास कितनी भी दौलत हो, लेकिन आप ये हिस्सा ज़िंदगी का नहीं ख़रीद सकते, वो है सेहत। सेहत सबसे बड़ी जो है वो इस वक्त दौलत है। और सेहतमंद रहने का एक राज तो मैं आपको रोज़ाना सुबह 10:10 में बताता हूँ। सुबह उठने की आदत डाल लीजिए और सुबह उठने के बाद जो है वो आप जो भी काम करते हैं ऑब्वियसली उसमें बरकत भी होती है और उसके अंदर आप एक एक्टिव हो जाते हैं। आप एक्टिवनेस आपके अंदर जब आ जाती है तो पूरा दिन आप बहुत बेहतर तरीके से काम करते हैं। आप कभी ये एक्सपीरियंस करके देखिएगा कि आप किसी दिन 12 बजे उठिएगा। इसको मैं कंपैरिजन ऐसे कर लेता हूँ, वीकेंड के ऊपर हम नॉर्मली बड़ा सुकून से सोकर उठते हैं, 10-12 बजे सोकर उठते हैं। उस दिन को नोट कीजिएगा कि उसमें कितने सारे काम होते हैं जो पेंडिंग होकर अगले हफ्ते चले जाते हैं। और उस चीज़ को नोट कीजिएगा कि आप सुबह सवेरे कभी स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, अपने काम पर जा रहे हैं, चैनल जा रहे हैं। तो सुबह उठने वालों की आप ज़रा से पूछिएगा उनसे कि वो कितने सारे काम कर लेते हैं। हमारे बचपन के अंदर ऐसा होता था कि वालदा सुबह सवेरे उठ जाया करती थी, चाहे छुट्टी वाला दिन हो, चाहे वो हमें स्कूल भेजने वाला दिन हो। उसमें होता ये था कि वो 10, 12, 11 बजे तक सारे दिन भर के काम निपटा लिया करती थी। हम पूछते थे आप कैसे कर लेती हैं इतने सारे काम, कि हमारे स्कूल से वापस आने से पहले ही आप सारा घर भी साफ़ कर चुकी होती हैं, सारे खाने भी बना चुकी होती हैं, सारे बाहर के काम भी कर चुकी होती, सौदा सुल्फाना। वो भी यही बताया करती थी कि सुबह सवेरे उठने से आपकी ज़िंदगी के अंदर ना बरकत शामिल होना शुरू हो जाती है। अगर मैं एक बड़े वसूख के साथ ये बात कहूँ ना, सुबह सवेरे आपका रिस्क बढ़ रहा होता है। सुबह सवेरे जब आप उठते हैं तो आपका जो रिस्क होता है ना वो तो वैसे भी मिल जाना है, लेकिन जब आपका रिस्क आपको बराह रास्त लाकर आपके सामने रखा जाए ना तो उसमें एक बड़ी चाशनी होती है, गर्मा गर्म जो है वो रिस्क आपको मिल जाता है। वरना वो रिस्क साइड में रख दिया जाता है आपके लिए कि जब ये उठेगा तो बासी खाना भी खा लेगा। रिस्क नहीं छीनता आपसे, लेकिन रिस्क को बराह रास्त मिलना और उसमें बरकत होना, ये एक दो डिफरेंट चीज़ें हैं। इसी पर ज़रा सा आज गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं। और गुफ्तगू के साथ साथ को होस्ट के लिए भी ज़रा सा जो फातिमा है उनकी भी सेहतियाबी के लिए दुआ कर लेते हैं कि वो जल्द से जल्द दोबारा से ज्वाइन करें और सेहतमंद हो जाए। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, आफ़ियत दे। क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स हैं वो पूछ रहे हैं कंटिन्यूसली हमारे पेजेस के ऊपर कि भाई आपकी को होस्ट कहाँ चली गई हैं। कहीं आपने जो रोज़ाना बता रहे होते हैं, पैकेजेस बता रहे होते हैं, टूरिज़म पैकेजेस, कभी जो है वो आप गिलगित की गलियों में घुमा रहे होते हैं, कभी आप केपी के पहाड़ों में घुमा रहे होते हैं, कभी आप सिंध के जो है वो रेगिस्तानों में घुमा रहे होते हैं, कभी आप जो बलूचिस्तान है वहाँ पर लेकर जाते हैं। तो ये कहीं जो होस्ट है वो वहाँ तो नहीं चले गई हैं घूमने फिरने, आपने इतने लारे दिए थे कि मैं पूरे एंटीन को लेकर जाऊँगा, लेकिन वो खुद निकल गई। तो ऐसा नहीं है, वो बहुत जल्द ज्वाइन करेंगी। और थोड़ी सी अलालत है, उनकी बीमारी है, इंशाल्लाह जो है वो मौसमी बीमारी है जो इस वक्त आजकल चल रहा है ना, नज़ला, खांसी, बुखार और जो डेंगी है वो एक बड़ा मसला है। कल मेरे एक दोस्त की कॉल आती है मेरे पास और उसने कहा कि भाई जो उनकी अहलिया है, जो उनकी वाइफ है, उनको डेंगी हो चुका है और तबीयत शदीद ख़राब है। और इसी से कुछ दिन कबल एक हॉल है, उसके ऑनर है, उस ओनर के साथ हमारे बड़ा एक अच्छा रिश्ता है। तो पता ही चला कि रात के औकात में वो एक अस्पताल में एडमिट हुए
और शदीद डेंगी के अंदर जो है मुब्तला थे और डेंगी बिगड़ चुका था, यानी कि वो वर्स कंडीशन में थे। पता ही चला कि 40% हार्ट चल रहा है और साथ साथ वो डायबिटीज़ भी हैं। तो डेंगी का जो अटैक था वो इम्यूनिटी बिल्कुल ख़त्म कर चुका था और वो इस जहान फ़ानी से कूच कर मालिक हकीकी से जहाँ मिले। तो अल्लाह ताला उनके भी दर्जात बुलंद करे और उनके भी जो अहले खाना है उनको भी ज़रा सा सब्र जमील और अजर अज़ीम दे। ये चीज़ें आपने ना सोचनी है सुबह सवेरे। इस प्रोग्राम को करने का मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि रेटिंग ले ली जाए। इस प्रोग्राम को करने का मकसद ये नहीं होता कि सिर्फ़ और सिर्फ बैठ कर अच्छे कपड़े पहन कर और फ्लेक्स किया जाए और बातें की जाए। इस प्रोग्राम को करने का हर वो मकसद है जो आपकी ज़िंदगी से कनेक्टेड, चाहे वो आपको कोई अच्छी बात बतानी हो, चाहे वो आपको मुल्क की जो सूरत हाल है उसके बारे में बताना हो, चाहे वो आपको इंटरनेशनल सूरत हाल के बारे में बताना हो, चाहे वो मौसम के बारे में बताना हो, या वो तारीख़ के सुनहरे पन्नों के ऊपर जो लिखी गई चीज़ें हैं ना, जो बातें हैं, जो हरकत व सकनात हैं, या फिर जो एक्शंस हैं, या फिर जो तामीरात की गई हैं, वो तमाम चीज़ें बताना हो, या फिर किसी एक मखसूस टॉपिक के ऊपर डिटेल गुफ्तगू करना हो। इस मॉर्निंग स्पॉट का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये होता है। तो अच्छी बातों से आगाज़ कर लेते हैं। अच्छी अच्छी बातें आजकल करना पड़ रही हैं मुझे, क्योंकि ऑब्वियसली जो भी को होस्ट हमारे साथ होती हैं तो हम उनको ये जिम्मेदारी देते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा अक्लमंद होती हैं, ज़्यादा जो है वो तेज़ी से चीज़ों को पिक करते हैं, तो वो अच्छी बात बताते हैं। अब मुझे बज़रिया व्हाट्सएप रोज़ाना अच्छी अच्छी बात पता चल जाती है और आज की अच्छी बात मैं आपको बता देता हूँ। आज की बात अच्छी नहीं है, आज की बात बहुत अच्छी है, आपकी ज़िंदगी से कनेक्ट है। ज़रा गौर से सुनिएगा। जो इस वक्त ख़वातीन की एक बड़ी तादाद होती है मॉर्निंग स्पॉट को देखने की, तो वो जो बैठी हुई है ना, वो सुन ले के कहने क्या जा रहा हूँ मैं। अक्सर लोग समझते हैं कि खामोश रहना कमज़ोरी है। अरे वाह, ये जो अच्छी बात है ना, ये बड़ा दिल से भी करीब है और ये जो चीज़ है ना, ये आप रिलेट करेंगे और करेंगी, क्योंकि जो इस वक्त लोग देख रहे हैं वो सुनेंगे कि कहने क्या जा रहा है। अक्सर लोग समझते हैं कि खामोश रहना कमज़ोरी है, लेकिन हकीकत में क्या ऐसा है? अपने दिल से सवाल करें कि हकीकत में ऐसा है? अब जवाब भी सुन लें, बिल्कुल नहीं। खामोशी कभी कमज़ोरी नहीं होती, ये सब्र की इंतहा होती है। ये ताकत है जो इंसान को मुश्किलात के बीच मजबूत रखती है। जो लोग हालात को बर्दाश्त करते हैं और सब्र के साथ खामोश रहते हैं ना, वो अंदर से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। उनकी मजबूती का ये आलम होता है कि हमें ज़िंदगी के हर लम्हे याद रखना चाहिए कि कभी कभी खामोश रहना, सोचना और सब्र करना ही असल ताकत होती है। सब्र के साथ बर्दाश्त करना, ये आपने जो है ना अपनी गुट्टी में बांध लेना है और हर बात पर फौरी रद्द अमल देना नहीं है। उसके बजाय सोच समझकर कोई अमल करना है, कोई एक्शन का रिएक्शन देना है, लेकिन सोच समझकर। न सिर्फ खुद को मजबूत बनाती हैं चीज़ें, बल्कि दूसरों के साथ उनके जो रिलेशंस हैं उनको बेहतर करती हैं। कुछ लोग अपने इख्तियारात, अपने ओहदे, अपने वक्त का फ़ायदा उठाते हैं और ख़ुद पसंदी का मुजाहरा कर जाते हैं। नाउ यू कैन रिलेट। घरों के अंदर रिश्तेदारियाँ, नाचाकियाँ जो बढ़ जाती हैं रिश्तेदारियों के अंदर, भाई भाई से लड़ जाता है, सास बहू से लड़ जाती है, बेटा बाप से बागी हो जाता है, मालिक जो है वो अपने दाएं और बाएं को शाह से ज़्यादा शाह का वफादार बना लेता है और वो बन जाते हैं और फिर निचले तबके को जो है वो पीसना शुरू कर देते हैं। इसमें अब आपके लिए पैगाम ये है कि कभी कभी लोग अपने इख्तियारात का, ओहदे का फ़ायदा उठाते हुए खुद पसंदी का मुजाहरा करते हैं। फेवरेटिज़म ये कहलाता है, इंग्लिश के अंदर ये वर्ड है खुद पसंदी, फेवरेटिज़म। क्योंकि जिसके साथ वो ये कर रहे होते हैं ना, उसकी खामोशी को ये उसकी कमज़ोरी समझकर हावी होने और दबाने की कोशिश करते हैं, जबकि हकीकत में वो एक ताकत से टकराने की गलती कर रहे होते हैं। वाह भाई वाह, क्या जो है वह आज की अच्छी बात जो है वह आप लोगों को बता दी है कि कमज़ोर से आप ये टकरा तो रहे होते हैं, नाजायज़ तो कर रहे होते हैं, ख़ुद पसंदी तो दिखा रहे होते हैं, लेकिन आप असल में एक बहुत ही ताकतवर इंसान से टकरा रहे होते हैं। आपको मालूम नहीं होता है कि ये जो टाइटैनिक का जहाज़, इतना बड़ा जहाज़ है ना, जो हिस्ट्री के अंदर नहीं बनाया गया, वो जब टकराने जा रहा है तो किसी छोटे आइसबर्ग से नहीं टकराने जा रहा है, वो इतने बड़े पहाड़ से, इतने बड़े ग्लेशियर से टकराने जा रहा है कि पूरा टाइटैनिक तबाह हो जाएगा। याद रखें, जो अंदर से मजबूत होते हैं ना, वो हालात की जो पेचीदगियाँ होती हैं, हालात का जो तनाव होता है, खिंचाव होता है, उसमें भी बड़े स्टेबल रहते हैं। अब लिहाजा दूसरों की खामोशी को उसकी खामी नहीं बल्कि ताकत समझिए और समझदारी का जो है वो मुजाहरा भी कीजिए। अच्छा, ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है उन लोगों के लिए जो दूसरों को ना बिल्कुल गैर समझते हैं, बिल्कुल ज़ेर समझते हैं, सिफर समझते हैं। होता ये है ऐसा कुछ कि कभी कभार इंसान अगर खामोश हो जाए ना, आपने कुछ किया उसके साथ और वो खामोशी इख्तियार कर ले, मैं हमेशा उन लोगों से डरता हूँ कि जो शोर शराबा करे, जो बहुत ज़्यादा रिएक्शन फ़ौरन दे दे, मेरी नज़र में बेवकूफ़ होते हैं वो। आप उनसे डरे भी नहीं। मैं कहता हूँ आप उनको खातिर खाई नहीं लाएं। जो जितना ज़्यादा आपने कुछ बात की वो फ़ौरन शोर मचा दिया, फ़ौरन गर्मा गर्मी हो गई, वो दिल के बड़े साफ़ होते हैं, बड़े अच्छे होते हैं। जो खामोशी इख्तियार कर ले,
साइकोलॉजी ये कहती है, इंसान की नफ्सियात ये कहती है कि अगर आपके सामने कोई शख्स ऐसा है कि जिसके ऊपर आपने कोई एक्शन लिया है और उसके रिएक्शन आने का इंतज़ार कर रहे हैं और वो आपकी नफ्सियात के बरक्स काम कर देता है कि आप सोच रहे हैं कि अब तो ये शोर मचाएगा, लेकिन वो खामोशी इख्तियार कर ले। हमेशा उस शख्स से डरना चाहिए, उस शख्स से दूरी इख्तियार करनी चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि उसकी खामोशी के पीछे कितना बड़ा पहाड़ छुपा है। और वो कहते हैं ना, एक बड़ी प्यारी सी मसल है कि साहिल पे भी खामोशी छा जाती है जब सुनामी आ रहा होता है। दरिया तो एक बहुत छोटी चीज़ है, समंदर की बात कर रहा हूँ, जाइंट ओशियन की बात कर रहा हूँ। ये पीछे जाना शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल पीछे, मीलों दूर चले जाते हैं। ये अपने साहिल से लहरों को बिल्कुल पीछे ले जाते हैं, साकित हो जाते हैं, खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। फिर आता है वो सुनामी जो तमाम चीज़ों को भाग कर ले जाता है, जो नेस्तो नाबूद कर देता है, जो चीज़ों को बर्बाद करने की भी सलाहियत रखता है। उन लोगों से हमेशा बचना चाहिए। बहरहाल ये आज बड़ी काम की बात कर दी है कि आपके घरों में भी रिश्ते होंगे ऐसे कुछ लोग होंगे, बड़ा शोर शराबा मचाता है। आप कहते हैं यार हर वक्त इसके जो है ना वो बाजे बजते ही रहते हैं। उनसे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। उन लोगों से आपने ज़रा मोहतात भी रहना है और थोड़ा सोचे उन लोगों के बारे में कि यार इसने खामोशी इख्तियार की है, बहुत कुछ होने वाला है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। बहरहाल मुल्क के अंदर भी इसी तरह कुछ लोग ऐसे हैं जो खामोशी इख्तियार किए बैठे हुए हैं और उन्होंने जो है वो सिर्फ ये सोचा कि अब वक्त आएगा तो बताया जाएगा क्या होने जा रहा है। इसी से हम ज़रा कौमी असम्बली की तरफ बढ़ते हैं, मॉर्निंग स्पॉट की ट्रेन को लेकर जाते हैं न्यूज़ सेगमेंट की तरफ। और न्यूज़ बहुत सारी है, बहुत सारी खबरें हैं। वैसे न्यूज़ का जो एब्रीविएशन है वो मैं आप लोगों की तरफ छोड़ देता हूँ, मैं आपको बताऊँगा प्रोग्राम के बिल्कुल एंड में। न्यूज़ स्टैंड्स फॉर व्हाट, ज़रा आपने बताना है। और अगर आपको पता है तो आप ज़रा कमेंट करके भी बता सकते हैं कि हमारे जो सोशल मीडिया पेजेस हैं उस पर कमेंट करके बताएं कि न्यूज़ स्टैंड्स फॉर व्हाट, NEWS। न्यूज़ के बारे में ज़रा मुझे बताइए, क्योंकि अगर आपकी और मेरी सोच सेम हुई तो फिर आगे बात करेंगे क्या कुछ मिल सकता है। बहरहाल बात करते हैं कौमी असम्बली की। कौमी असम्बली ने 27वीं आईनी तरमीम, जो कि इस वक्त हर ज़बान ज़द-ए-आम है ना, उसके बाद 27 अमेंडमेंट के बाद आर्मी एक्ट 2025 की मंजूरी दे दी है। मुजव्विज़ा आर्मी एक्ट के मुताबिक आर्मी चीफ का बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस नया नोटिफिकेशन जारी होगा और इस नए नोटिफिकेशन के बाद आर्मी चीफ की मुद्दत दोबारा से शुरू हो जाएगी। मुजव्विज़ा आर्मी एक्ट में कहा गया कि आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस पाक फौज के तमाम शोबों की रीस्ट्रक्चरिंग और इंतजाम करेंगे और वज़ीर आज़म आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस की सिफारिश पर कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड तैनात भी करेंगे। कुछ अपॉइंटमेंट्स होने जा रहे हैं, कुछ ओहदों के अंदर चेंजेस आई हैं, वो भी आपके सामने रख देते हैं कि कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड की मुद्दत मुलाजमत 3 साल होगी, यानी कि 3 साल के लिए इस कमांडर को लगाया जाएगा। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड को 3 साल के लिए दोबारा तैनात किया जा सकेगा, यानी कि एक्सटेंशन भी मिल सकेगी। 27 नवंबर से चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा ख़त्म हो जाएगा। जो इस वक्त एक ओहदा है ना हमारे पास के तमाम फोर्सेस का एक सरबरा होता है, उसको कहते हैं चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ। वो जो कमेटी होती है उसका चेयरमैन होता है, वो ओहदा ख़त्म किया जा रहा है। जबकि कानून के जो वज़ीर हैं इस वक्त, मिनिस्टर ऑफ लॉ हैं, फेडरल मिनिस्टर आज़म नज़ीर तारा, उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आर्मी चीफ के पास ही ये इख्तियार होगा, ये ओहदा होगा कि वो तमाम तीनों फोर्सेस का सरबराह भी होगा। क्योंकि हमने ये देखा है कि नॉर्मली पूरी दुनिया के अंदर हम ये देखते हैं कि जो लीड करती है फोर्स वो बर्री फोर्स होती है, जो डिफेंस फोर्सेस में ज़मीनी होती है, जो फ़ौज होती है, आर्मी होती है, वो लीड कर रही होती है तमाम फोर्सेस को। वो बता रही होती है कि अब समंदर से भी अटैक हो सकता है, अब फ़ज़ाई अटैक भी हो सकता है, तो यू हैव टू बी गैदर विद ईच अदर। तो वो आपने जो है वो अब देख लिया कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जो है वो आर्मी चीफ ही होंगे। ओहदे की मुद्दत के बारे में बात कर लेते हैं। मुद्दत होगी 5 साल। वज़ीर आज़म चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती करेंगे। ये भी वाज़ेह हो चुका है कि कौन तैनात करेगा इनको, कौन इनको लेकर आएगा, कौन इनको लगाएगा, कौन इनको ये ओहदे के ऊपर जो सिफारिशात होंगे मंजूर करेगा। उनकी तकर्रुरी की मुद्दत उस दिन से शुरू होगी जब तैनाती होगी। द डे जब नोटिफिकेशन जारी होगा तब से ये काउंटडाउन शुरू हो जाएगा 5 साल का ना। आज़म नज़ीर तारा ने यह भी कहा कि कानून की वजाहत ये की है कि चीफ ऑफ डिफेंस का ओहदा अपॉइंटमेंट से 5 साल का होगा। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया है। अच्छा, कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको समझ में आना शुरू हो गई होंगी, कुछ चीज़ें वक्तन फ़वक्तन रोज़ाना की बुनियाद पर आपको समझाएंगे कि मुल्क के अंदर ये जो 27 अमेंडमेंट हुई है, इस अमेंडमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो तब्दील हो सकती है, कौन से ऐसे लोग हैं जिसे इस्तिस्ना हासिल है। और फिर इस इस्तिस्ना के साथ एक और बड़ा मसला खड़ा हो चुका है कि मुल्क के सिर्फ
एक एक आलिम दीन है, एक मुफ्ती कराम है जिन्होंने इसके ऊपर एक स्टेटमेंट दिया। वो स्टेटमेंट भी मैं आपके सामने रखूँगा कि आप इसको कैसे काउंटर किया जाएगा, या हो सकता है कि इस अमेंडमेंट के अंदर एक मज़ीद एक अमेंडमेंट की जाए जिसके अंदर एक छोटी सी शिक को हटाकर उसको दोबारा रिफ्रेश किया जाए। ये भी मैं आपको आज एक प्रेडिक्शन दे रहा हूँ। बात कर लेते हैं कुछ जजेस के हवाले से। जस्टिस अमीनुद्दीन खान को रिटायरमेंट से 15 रोज़ पहले मज़ीद 3 साल के लिए नई नौकरी मिल गई है। ये तो ऐसा ही हो गया। आपको पता है कि आज आपका जो है वो लास्ट डे है और अब आपने नोटिस पीरियड दे दिया, 15 दिन का नोटिस पीरियड है, लेकिन आपको एक आ जाए कि अब आपने इसी इदारे के अंदर 3 साल मज़ीद नौकरी करनी है। तो यही कुछ जस्टिस अमीनुद्दीन खान के साथ हुआ है कि वफाकी आइनी अदालत के चीफ जस्टिस मुकर्रर कर दिए गए हैं। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनल जो कोर्ट है, यानी कि उसको कहते हैं वफाकी आइनी अदालत, तो अदालत अभी ऑब्वियसली इंट्रोड्यूस कराई गई है। मैंने आपको कल बताया था, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट है, एक तरफ आइनी अदालत है। इन दोनों के रुतबे के अंदर मैंने बताया था कि कौन सुपीरियर होगा। इस आइनी अदालत के चीफ जस्टिस मुकर्रर कर दिए गए हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद वज़ारत क़ानून ने नोटिफिकेशन भी जारी किया है और सदर मुमलिकत जो हैं इस वक्त आसिफ अली ज़रदारी हैं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं, उनके दरमियान मुशावरत हुई है, जिसके बाद शहबाज शरीफ ने जस्टिस अमीनुद्दीन के तकर्रुर के लिए एडवाइस सदर मुमलिकत को भेजी और फिर उसके बाद वो समरी ऐवान सदर में भेजी गई। फिर सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और ये मुकर्रर हो चुके हैं इस वक्त नोटिफिकेशन के बाद। अच्छा, सदर की मंजूरी के बाद जस्टिस अमीनुद्दीन पाकिस्तान के पहले वफाकी आइनी अदालत के जो है वो चीफ जस्टिस बन चुके हैं और अब ये कुछ ही देर में, कुछ ही लम्हात के बाद या कुछ ही आवर्स के बाद ये सीट को भी संभाल लेंगे। लेट्स टॉक अबाउट सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मिनुल्लाह अपने ओहदों से मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। ये कल बड़ी आग की तरह खबरें फैली कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस क्यों इस्तीफ़ा दे रहे हैं, और बड़ा प्यारा एक वो नोटिफिकेशन उन्होंने जो रिज़ाइन देते हैं ना, उस रिज़ाइन के अंदर इतनी ज़बरदस्त पोइट्री लिख के और कहा, उसमें कलम का जिक्र था कि मेरे कलम का तस्करा होगा, और उस कलम के बारे में जो लिखा तो उन्होंने एक बड़े मशहूर शायर हैं, उनकी पूरी जो शेर थे वो लिख कर फिर उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने 13 सफ़ात पर मुश्तमिल अपना इस्तीफ़ा सदर मुमलिकत को भिजवा दिया और जस्टिस मंसूर अली शाह और अतहर मिनुल्लाह ने 27वीं आइनी तरमीम जो हुई है उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार किया है और इस सिलसिले के अंदर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस याया अफरीदी को खतूत भी लिखे थे और अपने इस्तीफ़े के अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह ने 27वीं आइनी तरमीम यानी कि आइन पाकिस्तान पर संगीन हमला है ये कहा है, जबकि 27 अमेंडमेंट के बारे में कहा कि आइनी तरमीम ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े कर दिया। ये कल एक बहुत आग की तरह ये चीज़ें फैल रही थी और ये चीज़ें काबिले बहस भी थी और ज़ेर बहस भी आ चुकी थी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि 27वीं तरमीम ने अदलिया को हुकूमत के मातहत कर दिया। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको ज़रा सा डिस्कस कर लेंगे आगे जाकर कि अदलिया सुपीरियर है या हुकूमत सुपीरियर है। जस्टिस ने तो कह दिया है मंसूर अली शाह साहब ने कि अब अदलिया को मातहत कर दिया, यानी कि हुकूमत वुड बी सुपीरियर। 27वीं आइनी तरमीम ने हमारी आइनी जमहूरियत की रूह पर कारी ज़रब लगाई है। अब जो इस वक्त जस्टिस साहिबान है वो खासे नाराज़ नज़र आ रहे हैं, इस्तीफ़ा भी दे चुके हैं, जबकि आगे बढ़ते हैं और मखदूम अली ख़ान के हवाले से बात करते हैं। बतौर मेंबर लॉ एंड जस्टिस कमीशन के अहदे से भी इस्तीफ़ा दे दिया है, जबकि मखदूम अली ख़ान ने अपना इस्तीफ़ा चीफ जस्टिस याया अफरीदी को भिजवाया, जिसमें कहा कि आइनी तरमीम के बाद नौजवान वकला के चेहरों पर छाई उदासी देखकर और महसूस करके मुझे ये ख्याल था कि जो 26वीं तरमीम के बाद भी ज़वाल से बचना मुमकिन है, यानी कि 26वीं अमेंडमेंट हुई उस वक्त तो ये चीज़ सामने थी कि चलें इट कुड बी हैंडल्ड, बट अब ये कह रहे हैं कि हकीकत पसंदों ने ख़बरदार कर दिया कि मैं हकीकत से बेखबर हूँ। मखदूम अली ख़ान ने कहा कि ज़ख्मों से जो है वो चूर हो चुका था लेकिन डूबा नहीं था। उम्मीद थी कि वकालत कामयाब होगी और बेहतरी का रास्ता निकलेगा, लेकिन जो 27 अमेंडमेंट है ना, इसने आज़ाद अदलिया का जहाज़ मुकम्मल तौर पर डुबो दिया है। आज़ाद अदलिया तबाह हो चुकी है, अब कानून और इंसाफ कमीशन का हिस्सा नहीं रह सकता। मखदूम साहब ने यह भी कहा कि आज़ाद अदलिया के बगैर कानून की इस्लाह मुमकिन नहीं है, जबकि चीफ जस्टिस ने बतौर चेयरमैन लॉ एंड जस्टिस कमीशन मखदूम अली ख़ान को मेंबर मुकर्रर किया था, जिससे वो खुद दस्तबरदार हो चुके हैं, इस्तीफ़ा दे चुके हैं। अब ये गहमा गहमी चल रही है, साथ साथ जो अदलिया है वो इस वक्त एक्टिव हो चुकी है, अदलिया के पर्चे और चर्चे होना शुरू हो चुके हैं और इस्तीफ़े भी आना शुरू हो चुके हैं। एक लहर आपको याद होगा दौड़ी थी कि सिंध पुलिस के अंदर
आईजी साहब का एक मसला हुआ था, तो आईजी के बाद एडिशनल आईजीज़ और एडिशनल आईजीज़ के बाद तमाम डीआईजीज़ और तमाम डीआईजीज़ के बाद तमाम एसएसपी और एसएसपी के बाद तमाम डीएसपी और एसपी जो दोनों हैं, उन सब ने इस्तीफ़ा तो नहीं लेकिन छुट्टियों पर जाना शुरू हो गया था। आपको एक पूरी कैंपेन याद होगी कि सब ने लिख दिया था 15 दिन के लिए जा रहा हूँ, 20 दिन के लिए जा रहा हूँ, सब ने काम करना छोड़ दिया था। उसके बाद मामला को कुछ सेटल डाउन किया गया था। इस पूरे सूबे के अंदर एक बहुत बड़ा मसला हुआ था। इसी तरह आप ये देख रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहिबान से लेके कमेटी के मेंबर चेयरमैन तक, और फिर अब ऐसा होता है कि हो सकता है कि इस्तीफ़ों की लाइन लगना शुरू हो जाए सूबों भर से भी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी खबरें। नून लीग के जो सीनियर रहनुमा है ना, वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि आधी रात को 1 घंटे में 52 कानून पास करने वाले हमें ताना दे रहे हैं कि समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी बयान में वज़ीर दिफा ने कह दिया कि असम्बली तोड़ने वाले हमें आइनी तरमीम और कानून साजी पर ताना दे रहे हैं, इखलाक बाख्ता लोग पाक दामनी पर लेक्चर दे रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने यह भी कहा कि साबिक जज सुप्रीम कोर्ट मंसूर अली शाह के जानिब से इस्तीफ़े पर लिखे शेर को हदफ तनकीद बना दिया उन्होंने। अब मैं जिस शेर की बात कर रहा था ना, वो शेर ज़रा चलाइए ज़रा लूप के ऊपर। ये शेर उस वक्त याद ना आया जब इंसाफ का कत्ल आम हो रहा था, जजों का एक टोला मिलकर सियासी मफादात का मुहाफिज बना हुआ था। ख्वाजा आसिफ ने मज़ीद कहा, अरे खूब गरजें खूब बरसें ऑनरेबल कोर्ट्स के ऊपर और जस्टिस साहिबान के ऊपर कि ये जजेस आइन और कानून के बजाय किसी के सियासी मफादात के मुहाफिज हुआ करते थे, सियासी पार्टी के वर्कर बने हुए थे और शेर लिखने से पहले अपना माजी याद कर लेते तो शायद कोई शर्म कोई हया आ जाती। अब वो याद ये दिला रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। हर जुमा मुख्तस कर दिया गया था, एक फ़ैसला आता था नून लीग के लिए, और उस वक्त पीटीआई हुकूमत में थी और पीटीआई ने ये तहैया किया हुआ था कि कुछ भी हो जाए किसी को नहीं छोड़ना है। अच्छा, छोड़ा उन्होंने किसी को नहीं लेकिन उनका जुमला आधा था, उन्होंने पूरा जुमला ये कहा था कि किसी को नहीं छोड़ूंगा और जो बाहर भेजा हुआ पैसा है वो यहाँ पर लेकर आऊँगा। उन्होंने किया तो यही कि किसी को नहीं छोड़ा, लेकिन उसके बाद केसेस ख़त्म होना शुरू हो गए, तवालत का शिकार हो गए। अब वो ख़ुद इल्ज़ामात लगाते कि कोई डील हो गई, लेकिन आप पावर में थे उस वक्त। जो फैसले होते थे हर जुमे को होते थे। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने इस पूरी याद का ना, इस पूरे माहौल का रेफरेंस दिया है। और मुझे मरहूम मुशाहिदुल्लाह साहब जो सेनेटर थे, उनका एक जुमला याद आया था कि आज आप जो है वो हमारे साथ ये कर रहे हैं, आज हम खड़े हुए सलाखों के पीछे, कल ये आपके साथ हो रहा होगा और आपके आंसू पोंछने के लिए अयाज सादिक और मैं या फिर ख्वाजा आसिफ साहब का नाम लिया था कि हम खड़े होंगे और कोई और नहीं खड़ा होगा। तो आज वैसा ही कुछ हमें होता दिखाई दे रहा है। बहरहाल चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याया अफरीदी की बात कर लें। आज फुल कोर्ट इजलास बुला लिया है। इजलास में 27वीं तरमीम के अदलिया पर असरात के हवाले से जजेस से मुशावरत की जाएगी, जबकि सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मैनुल्लाह, जस्टिस सलाउद्दीन पंवर ने 27वीं आईनी तरमीम से मुताल्लिक चीफ जस्टिस को ख़त लिख दिए हैं। ख़त में जस्टिस सलाउद्दीन पंवर का कहना था कि फुल कोर्ट मीटिंग बुलाकर आईनी तरमीम का शिकवार जायज़ा लिया जाए। अच्छा, शिकवार जायज़ा क्यों ले रहे हैं? क्योंकि कौमी असम्बली के अंदर भी ना शिकवार ये मंजूर की गई थी, हक़ राय दही इस्तेमाल किया गया था, वोटिंग्स हुई थी। तो अब शिकवार जो है ना वो जायज़ा लेंगे कौन सी शिक ऐसी है जो अदलिया के ऊपर भारी पड़ रही है। अच्छा, लॉ एंड जस्टिस कमीशन और अदालती पॉलिसी साज कमेटी को भी मुशावरत में शामिल किया जाए। वही कमेटी है जिसके चेयरपर्सन ने भी इस्तीफ़ा दे दिया है। अच्छा, 27वीं तरमीम इख्तियारात के तवाज़ुन को ख़राब कर सकती है। इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया अफरीदी जस्टिस अमीनुद्दीन के एजाज़ में इशाइया भी देंगे, जबकि जस्टिस अमीनुद्दीन जो है वो 20 नवंबर को अपने ओहदे से रिटायर हो रहे हैं। तो इस इशाइये के साथ साथ ये फुल कोर्ट बेंच रखा जाएगा और इस फुल जो बेंच है इसके अंदर तमाम चीज़ों को मलूज़ क़ातिल लाया जाएगा। बहरहाल ज़रा इन मामला से हटकर कुछ और ख़बरों को भी शामिल कर लेते हैं। कुछ बड़ी जो है वो सरप्राइजिंग न्यूज़ हैं खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से। खैबर पख्तूनख्वा के डिस्ट्रिक्ट कोहाट और कुरक में पुलिस ने कार्रवाइयाँ की हैं और उसके दौरान 4 दहशतगर्दों को जो है वो टेररिस्ट हैं उनको जानब वासिल कर दिया गया है। कोहाट के अंदर पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 3 टेररिस्ट हलाक किए हैं, जबकि कार्रवाई कोहाट में बाजीद खेल के करीब की गई है। डीपीओ कोहाट शहबाज इलाही के मुताबिक ये थाना जो है वो सदर है और उसके एसएचओ रियाज अपने दस्ते के साथ मामूल के गश्त पर थे, यानी कि स्नैप चेकिंग हो रही थी, पिक्टिंग हो रही थी या फिर गश्त हो रही थी। एक इनका रूटीन होता है, रूटीन की एक्सरसाइज होती है। उस गश्त पर दहशतगर्दों ने उनके दस्ते पर अचानक फायरिंग कर दी। पुलिस ने फौरी तौर पर भरपूर जवाबी कार्रवाई की।
जिसके नतीजे में 3 दहशतगर्द मौके पर हलाक हुए और लाशों को मुकामी अस्पताल मुंतकिल किया गया। और पुलिस का ये भी कहना है कि दहशतगर्दों के नेटवर्क के जो इतलात हैं वो मज़ीद तहकीकात अब जारी कर ली गई हैं। कुछ चीज़ें जो है वो हमें मौसूल हो रही हैं सोर्सेज के साथ। कुरक की बात कर लें तो वहाँ के इलाके मीर कलाम बांडा में भी पुलिस और दहशतगर्दों के दरमियान एक तबादला हुआ है फायरिंग का ना, जिसके बाद एक दहशतगर्द और हलाक हो गया। तर्जुमान CTD काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने बताया है कि तहसील बांडा दाऊद शाह के इलाके के अंदर मीर कलाम बांडा में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर पुलिस ने फौरी तौर पर कार्रवाई की है, जहां पर शदीद फायरिंग हुई है और इतना असला मौजूद था कि फायरिंग की जो गूंज पूरे इलाके में सुनी जाती रही है। और तर्जुमान बता रहे हैं, कुछ स्पोक पर्सन हैं CTD के, उन्होंने बताया कि हलाक दहशतगर्द मुख्तलिफ संगीन मुकदमात के अंदर भी पहले से ही नामजद थे। अच्छा, इस इलाके के अंदर हम ये देखते हैं कि जो दहशतगर्द हैं वो ठिकाने बनाए बैठे हुए हैं और इन ठिकानों के अंदर हम देखते हैं कि बड़े नाम जो है वो सामने आ रहे हैं। कुछ फितनतुल खवारिज हैं, फितनतुल हिंद हैं, इनके भी जो है वो कला कमा किया जा रहा है इनका। और रिसेंटली हमने देखा कि श्रीलंकन टीम पाकिस्तान आई हुई है, तो उसकी जानिब से भी जो पूरी एक्सप्लेनेशन दी गई है ना कि अब हम कहीं नहीं जा रहे, अगर किसी प्लेयर को इनफरादी तौर पर जाना है तो उसका ऑल्टरनेट हम वहाँ से मंगवा लेंगे। दैट वाज अ ग्रेट स्टेप फ्रॉम द श्रीलंका। और इसके बाद हुआ ये था कि जो दहशतगर्दी की एक लहर है ना, जो शरपसंद अनासिर हैं, ये जो रॉ स्पॉन्सर्ड हमारे ठिकानों के अंदर बिलों के अंदर छुपे हुए हैं, ये छोटे छोटे जो दहशतगर्द चूहे हैं, तो उनके लिए जो है वो ठिकानों पर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, उनके लिए इंटेलिजेंस शेयरिंग हो रही है। और इंटेलिजेंस शेयरिंग के साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि कार्रवाइयों के अंदर इनको हलाक किया जा रहा है, जहन्नुम वासिल किया जा रहा है। जो दहशतगर्द हैं, जो फोर्सेस हैं, चाहे वो हम इंटेलिजेंस फोर्सेस की बात कर लें, चाहे वो यूनिफॉर्म फोर्सेस की बात कर लें, या वो अगर डीप डाउन जाकर हम काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की बात कर लें, तो वो सारे जो हैं वो इस पर कार्रवाइयाँ करते नज़र आ रहे हैं। बहरहाल एक ऐसी खबर भी है जिस पर मैं चाहता हूँ कि आप लोगों की तवज्जो होनी चाहिए और आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस वक्त हो क्या रहा है और कहाँ कहाँ क्या कुछ हो रहा है। तालीम किसी भी माशरे की ना तरक्की होती है और रोशन मुस्तकबिल की जो बुनियाद होती है वो यही वजह है कि दुनिया भर के अंदर फलाही इदारे और तंजीम जो तालीम के फ़रोग़ को अपनी अव्वलीन तरजीह बनाते हैं ना, वो पाकिस्तान में भी मुतअद्दिद फलाही इदारे ऐसे मौजूद हैं जो माशरती बेहतरी के लिए काम करते हैं, गुरबत के ख़ात्मे के लिए काम करते हैं और जो पसमानदा तबक़े हैं उनकी तरक्की के लिए तालीम के शोबे में बड़ी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। इन इदारों का मकसद न सिर्फ बच्चों को मयारी तालीम फराहम करना होता है, बल्कि इन नौजवानों की रहनुमाई और मुआवनत भी करते हैं। अच्छा, माली मुश्किलात या समाजी रुकावटों के बाइस तालीम के सफ़र के अंदर जो पीछे रह जाते हैं ना, उनके लिए ये साथ साथ खड़े होते हैं। फलाही तंजीमों की काविश मुस्तक़बिल के मेवारों को बाइख्तियार बनाने, मुस्तक़बिल के अंदर जो मुआशरा है उसके अंदर एक जो है मस्बत पहलू के ऊपर काम करने के लिए ये बात करते हैं। इसी हवाले से हम ज़रा बात कर लेते हैं अब्दुल हई फाउंडेशन से और इनके जो इस वक्त सरबरा हैं अब्दुल हई साहब से। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? खैरियत हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दुल हई साहब, मैं ज़रा एक बात पर आपसे जो है वो सबसे पहला सवाल करना चाहूँगा कि तालीम जो है वो माशरती तरक्की के अंदर एक किरदार अदा करता है और इस वक्त जो तंजीमें हैं, जो फलाही इदारे हैं, वो इस बीड़े को कैसे उठाए हुए हैं? सबसे पहले तो एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। देखिए, हर कोई अपनी तरफ से कोशिश तो कर रहा है। पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं जो चैरिटी वर्क कर रहे हैं, जो जिनसे जो बेस्ट से बेस्ट होने की करने की कोशिश कर रहा है और करनी भी चाहिए। हर इंसान का ये मैं समझता हूँ फर्ज है। तो जो हमसे भी हो रहा है, हम भी कोशिश कर रहे हैं। हम तो एजुकेशन के ऊपर फोकस किया हुआ है, हम एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है। आई बिलीव कि हेल्थ से भी ज्यादा एजुकेशन की जरूरत है। ठीक है। तो हमारी कंट्री में आपको पता है आजकल जो सिचुएशन है, प्राइवेट स्कूल्स एक माफिया है और वो इतनी फीसें चार्ज करते हैं कि आप कोई गरीब आदमी उनको पढ़ा भी नहीं सकता। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ तक जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं और जहाँ तक उनको जो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही, हम वो अपॉर्चुनिटीज उनको दें ताकि वो बच्चे कल बड़े हों, कुछ ना कुछ हुनर सीखे, कुछ ना कुछ काम करें, आगे बढ़ें और हमारे मुल्क का नाम रोशन करें। ठीक है। अच्छा, अब इस पूरे कार खैर के अंदर चैलेंजेस क्या हैं? चैलेंजेस का सामना भी तो करना पड़ता है ना आप लोगों को, क्योंकि कहीं पर कोई वडेरा शाही निज़ाम है, कहीं पर पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, कहीं पर जो है वो चाहते ही नहीं है कि ये इलाके यहाँ पर तालीम आम हो। चैलेंजेस क्या है?
यही है, बिल्कुल सेम यही सिचुएशन हमारे पास भी है यहाँ मुबारक विलेज में, हाँ। कि वहाँ पे कुछ ऐसा वडेरा शाही सिस्टम है जो कि वो चाहता ही नहीं है कि ये एजुकेशन को प्रमोट किया जाए। अच्छा। वैसे बज़ाहिर तो वो सब बहुत अच्छा कहते हैं जी, बहुत अच्छी चीज है, हम सपोर्ट करते हैं, बट ऐसा एक्चुअल में है नहीं। ठीक है ना, हमारे टीचर्स को डराया धमकाया जाता है, स्कूल में आके तोड़ फोड़ भी की गई है हमारे स्कूल में, और वहां पर हम ऐसी जगह पे जाके स्कूल बनाया है कि स्टेट ऑफ द आर्ट हमने स्कूल बनाया है। ओके। और यहाँ से 70 किलोमीटर पे वो स्कूल है, हमारी हमने एयर कंडीशन वैन हमने टीचर्स को लेकर दी है। ठीक है। मेरे प्राइवेट टीचर्स यहाँ से जाती हैं, वो फीमेल टीचर्स हैं, वहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं है, लाइक वहाँ पे कोई मोबाइल सिग्नल्स नहीं आते किसी के। तो देखिए बहुत इस पैराफील्ड में जाके पढ़ाना एक आसान बात नहीं है कि डेली आप बच्चियां हमारी जाती हैं। अच्छा पढ़ाने से। अब्दुल भाई, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं तो तालीम के फ़रोग के लिए बात करता, बट थिंग विच यू हैव रेज्ड, लेट मी आस्क वन मोर क्वेश्चन। ज़रा प्रिसाइजली बताइएगा और सिस्टमेटिकली बताएं, ज़रा हम जाते हैं स्टेप बाय स्टेप, कि आप मुबारक विलेज की बात कर रहे हैं, वहाँ पर आपने एक स्कूल कायम किया हुआ है जो बच्चों को तालीम देता है, जो पसमानदा इलाके हैं वहाँ पर अगर तालीम का फ़रोग नहीं तो आप फ़रोग दे रहे हैं। हु इज दैट वन के जो आपके टीचर्स को हरेस कर रहा है, तोड़फोड़ कर रहा है? जरा सिस्टमेटिकली बताइएगा, इशू है क्या? ये तो इसको तो हाईलाइट होना चाहिए। वहाँ का लोकल काउंसलर है, पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा है। हालांकि मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी कोई इन चीजों का, जाहिर बात छोटी छोटी चीजों का मालूम भी नहीं होगा, क्योंकि वो ऐसे लोगों को आई बिलीव बिल्कुल भी कोई नहीं सपोर्ट करेगा, ना पीपल्स पार्टी ना उनके मिनिस्टर्स वगैरह। मगर ये चीजें अगर हाईलाइट होंगी तो उन तक भी ये आवाज पहुंचेगी, उनको ये मालूम होगा कि हमारे जो लोग हैं, जो लोकल्स हैं, वो क्या क्या हर्डल्स पैदा कर रहे हैं जो काम करना चाहते हैं। इनफैक्ट अभी हमारे यहाँ डीसी साहब का विजिट हुआ था, माशाल्लाह उन्होंने बहुत एक्शन लिया उसके ऊपर। फिर भी हमारे और इदारों को एक्शन लेना चाहिए ताकि ये चीजें आगे रोक। अच्छा, आपने किस किस इदारे के पास जाकर ये एप्लीकेशन जमा कराई है, या उनको बताया उनके फ्लोर को, अगर आपके पास वो फैसिलिटीज मौजूद है, उनके फ्लोर को इस्तेमाल किया है? जी बिल्कुल, हमने डीसी साहब को एप्लीकेशन दी है, सेक्रेटरी एजुकेशन को एप्लीकेशन दी है, और डीसी साहब ने तो बड़ी हमें होप दिलाई, इंशाल्लाह सब सही होगा। और हम रेंजर्स को भी अभी एप्लीकेशन देंगे ताकि ये चीजें देखें। नेवी के पास भी हम गए क्योंकि वो एरिया नेवी का है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि सारे इदारों को ही साथ लेकर चलें ताकि उनको इस चीज के बारे में बताएं कि यहाँ इस एरिया में क्या हो रहा है। और ये चाह नहीं रहे कि यहाँ के बच्चे बढ़े। अब देखिए ना, 500 बच्चे वहाँ पढ़ते थे, उस बंदे ने 500 बच्चों को स्कूल आने से रोक दिया। स्कूल आने से कैसे रोक दिया? क्या डरा धमका के घरों में जाके? वडेरा शाही है, एक इशू बनाया कि ये एक रूम की छत गिर रही है, रूफ गिर रहा है। हमारे 3 ब्लॉक्स हैं और तीनों अलग अलग ब्लॉक्स हैं। 17 रूम में से चले एक रूम का हम समझते हैं कि प्लस्तर गिरा है, वो भी माइनर था, समंदर के सामने स्कूल है, वो छोटा सा हिस्सा था। ठीक है, कोई जानी नुकसान, कोई माली नुकसान की कोई नुकसान हुआ? सॉरी, मैं एक मिनट बताऊं। उससे जानबूझ के लोगों को डरा धमका के जी छत गिर जाएगी, बच्चे नहीं भेजो, एक इशू बनाकर जो कि इशू नहीं है। ठीक है, तो उसको डरा धमका के पूरे इलाके के बच्चों को रोका हुआ है। और वो ये चाहता था कि और कम्युनिटी के लोग हमारे गोठ में ना आए, ये हमारी टेरिटरी है, वो इस गोठ में कैसे आ सकते हैं। माशाल्लाह से पीछे गोठ है 10-15 किलोमीटर पहले, वहां से भी 50-60 बच्चे अब आने लग गए। वो बच्चे आ रहे हैं, इनके गोठ के बच्चे नहीं आ रहे। अच्छा, सवाल ये है कि वो मुरम्मत करा ली गई है जो आपने बताया कि प्लास्टर? जी, वो मुरम्मत हमने ऑलरेडी करवा ली थी। वो एक रूम का था, वो ऑलरेडी करवा ली थी। वो बस ये उस चक्कर में है कि हम यहाँ से भागे, ये 70 किलोमीटर से ये लोग कौन आ गए, पता नहीं कहाँ के लोग हैं, पता नहीं यहाँ क्या करने वाले हैं। ये जो आपने चीज बताई, ठीक है, ये एक अलग मौजू है। एक चीज आपने बताई कि टीचर्स को हरास कर रहे हैं और तोड़फोड़ मचाई, वो क्या मामला है? मैं तोड़फोड़ किया, हमारे पास पिक्चर्स हैं, वीडियोज हैं, ठीक है, हमारे पास सब प्रूफ है, एविडेंस है हर चीज का। इनफैक्ट सेक्रेटरी साहब की इंस्ट्रक्शंस पर डायरेक्टर साहब ने विजिट किया और माशाल्लाह उन्होंने बहुत अच्छी ईमानदारी से रिपोर्ट बनाकर दी कि भाई स्कूल बहुत वेल मेंटेन्ड है और बहुत अच्छा स्कूल है, इसमें कोई प्रॉब्लम, बिल्डिंग का कोई इशू ही नहीं है। ओके,
नहीं तो फिर एक सवाल ये पैदा होता है ना कि आपको महकमा तालीम की तरफ से भी पर्चा मिल गया है कि आप कंटिन्यू कर सकते हैं चीज़ों को, सेक्टरी एजुकेशन भी आपको कह रहे हैं कि सब अच्छा है। ये जिस शख्स की आप बात कर रहे हैं इसका असर रसूख कैसे है कि ये बच्चों को भी आने से रोक देता है? तो बच्चों के वालिदैन से आपने बात करने की कोशिश की, अवेयरनेस फैलाने की कोशिश की कि आप लेकर तो आए बच्चों को तालीम हासिल करने के लिए? आप किसी के घर नहीं जा सकते ऐसे डायरेक्टली, तो मसला यही है कि देखिए ना, वहाँ कम्युनिकेशन गैप है, वहाँ पे ना पानी है, ना बिजली है, ना मोबाइल नेटवर्क काम करता है। ठीक है, तो उस वडेरे ने क्या किया कि ये इशू बना के अपने कम्युनिटी में गाँव को सबको मना कर दिया कि अब स्कूल बच्चे नहीं भेजें, स्कूल की छत गिरने वाली है, डरा धमका के। अब वो कम्युनिटी, जाहिर बात है, वहाँ पे पढ़े लिखे लोग नहीं, बहुत सीधे और मासूम लोग हैं वहाँ के लोग, बहुत अच्छे लोग हैं, और अब यकीन करें वो दुनिया से बिल्कुल हटे हुए लोग हैं, बिल्कुल उनको ना चालाकियां आती है ना कुछ है, क्योंकि उन्होंने देखा ही कुछ नहीं है, हमें तो ऐसा लगता है। मगर उनको सारी गलत पिक्चर्स दिखाई जा रही हैं, जो वडेरा दिखाता है वो बेचारे फिर उनकी बातों में आ जाते हैं। मुझे एक बात, दो सवाल हैं, दोनों सवाल एक सवाल है लेकिन उसके दो पार्ट्स हैं, दोनों का जवाब साथ ही दीजिएगा। पहला सवाल का जो हिस्सा है वो ये है कि आपने क्या शख्स से बात करने की कोशिश की खुद फेस टू फेस कि भाई आपको इशू क्या है, मसला क्या है? उनको बड़ी 1000 टाइम्स हमने उनको बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं, कभी भी कोई इवेंट होता है हम बुलाते हैं, उनको वेलकम करते हैं हमेशा। वो आए हैं? बिल्कुल आते हैं, ठीक है, मगर उनके दिल में यही है कि बस ये भागे यहाँ से कैसे, इनको बस भगाना है, किसी कोई ना कोई मसले मसाइल। 1.5 साल पहले भी यही कर लिया था, 1.5 साल पहले भी इन्होंने स्कूल हमारा बंद करवाया था। वो इशू क्या था, ये बिल्डिंग डीएमसी की है, ये आप यहाँ कैसे काम कर रहे हैं, ये आप यहाँ काम नहीं कर सकते। फिर रेंजर्स इन्वॉल्व हुई, दोबारा एजुकेशन डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हुआ, तब जाके ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई। यानी कुछ ना कुछ वो मसले मसाइल, मतलब पहले भी वो रोड़े अटका चुके हैं। अच्छा, इस बार एक सवाल, ये सवाल का दूसरा हिस्सा मैं जरा आपके सामने रख दूं कि आपने उस इलाके के, उस हलके के एमएनए एमपीए से बात करने की कोशिश की, या मुताल्लिका जो इस वक्त असेंबली के अंदर लोग बैठे हुए हैं उस हलके से, उनका क्या जवाब था? साहब एमपी हैं उनके, उनसे बात करने की कोशिश की, उन्होंने बोला भाई मैं क्या करूं, मेरा 600 वोट है, मैं उनको सपोर्ट कर सकता हूं, मैं आपको नहीं। अच्छा, ये जवाब था उनका? जी। चलें, बहरहाल अब्दुल्ला बहुत शुक्रिया। इस मसले को उजागर करने के लिए हम कोशिश करेंगे कि मुताल्लिका जो इदारे हैं, जो मुताल्लिका डिपार्टमेंट्स हैं, मुताल्लिका जो एमएनए एमपीएस हैं, उनको भी सामने बिठा कर या उसमें बात करके जो है सवाल कराया जाए। बच्चों का रोशन मुस्तकबिल अगर तारीकी में जाना भेजा जा रहा है तो ऑब्वियसली ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। हर बच्चे का फ़र्ज़ है, हर बच्चे का हक़ है, और हर बच्चे की किफ़ालत करने वाले का फ़र्ज़ है कि उसको एक अच्छी तालीम, अच्छी तरबियत और एक बेहतर इंसान बनाने के लिए मौक़े फ़राहम किए जाएँ। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। कुछ मौसम की जो बात करते हैं ना हम, तो मौसम के अंदर इस वक्त एक चेंजेस ये आए हैं कि मौसम मज़ीद शदीद सर्द हो चुका है। और कराची के हम हमेशा बात करते थे आलूदा फ़ज़ा है, आलूदा फ़ज़ा है। लाहौर की अगर मैं बात करूँ तो लाहौर तीसरे नंबर पर आ चुका है। और ये जो है वो मौसम की एक छोटी सी अपडेट मैंने आपको ज़रूर देनी थी कि ऑब्वियसली पंजाब के अंदर जो काम किया जा रहा है सफाई सुथराई के लिए, इस पर भी ज़रा ज़ोर दिया जाए। अब हम आज लेकर जा रहे हैं इस टूरिज़म पैकेज का ज़रा आगाज़ कर लेते हैं, और आज हम आपको लेकर जा रहे हैं, बड़ी खूबसूरत सी रिपोर्ट बनाई है हमारे नुमाइंदे ने, और इस पर ज़रा बात करेंगे मंजनाबाद की शाही जामे मस्जिद। इस मस्जिद के हवाले से आपको ज़रा बताएंगे कि ये कब बनी, क्या है, कितनी दिलकश है, इस पर एक रिपोर्ट तैयार की गई है।